नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। आज आपको हम बताएंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी के 5 साल हो गए हैं, फिर भी इस पे काफ़ी क्लैरिटी नहीं है। क्या पिज्ज़ा बेस, पिज्ज़ा टॉपिंग्स अलग अलग जीएसटी लगेंगे? है ये अगर आप पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में खाते हैं, घर मंगाते हैं, क्या इस अलग अलग टैक्स होने चाहिए? इस तरह के काफ़ी सवाल हैं जिस पर अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। स्टेट अथॉरिटीज जो है एडवांस रूलिंग की, उसके अलग अलग जजमेंट्स आए हैं। 5 साल होने के बाद भी इस तरह के कन्फ्यूजन जीएसटी में पड़े हुए हैं। तो क्या हम सही तरह से इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े हैं? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं ये हमारा रिपोर्ट। 1 जुलाई की आधी रात बड़ी ही धूमधाम में टैक्स रिजीम लॉन्च हुआ और नारा दिया गया एक देश एक टैक्स, जिसके तहत लगभग 40 तरह के अलग अलग टैक्स को एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाया गया। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। इसके बाद गारंटी थी, पर कोविड महामारी के कारण 2 साल तक ग्रोथ का चक्का जाम रहा। इन 2 सालों का हवाला देते हुए राज्यों ने उन्हें दिए जाने वाले कंपनसेशन की मियाद 5 साल और बढ़ाने की मांग की है। राज्यों का कहना है कि उन्हें 14% साल दर साल ग्रोथ के आधार पर कंपनसेशन नहीं मिला है, जबकि उन्हें साल 2015-16 के बेस के आधार पर सालाना 14% जीएसटी ग्रोथ की गारंटी दी गई थी। हालांकि इंडिया रेटिंग्स के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ कुछ राज्यों को ही 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए कंपनसेशन की जरूरत है, क्योंकि बाकियों का जीएसटी कलेक्शन 14% से ज्यादा का रहा है। दूसरी ओर हाल के सुप्रीम कोर्ट के बयान के जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है और उनका हर फैसला मानने के लिए राज्य बाध्यकारी नहीं है। इस बयान के बाद से राज्य फिस्कल पावर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु ने तो इस पक्ष में एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी कर दिया है। जाहिर है काउंसिल की अगली मीटिंग में खासकर अपोजिशन रूलिंग वाले राज्य इस मुद्दे को उठाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा अलग अलग जीएसटी रेट्स का है। कई आइटम्स को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में शिफ्ट किया जाता रहा है। हर काउंसलिंग बैठक के बाद इंडस्ट्री और आम आदमी की नजर इसी पर रहती है कि क्या नए रिवीजन किए जा रहे हैं। इससे कंफ्यूजन बड़ा ही है। राज्यों के अथॉरिटीज फॉर एडवांस रूलिंग में कई ऐसी सुनवाइयां हुई हैं। एक आइटम पर जीएसटी रेट्स पर अलग अलग निर्देश आते रहे हैं। केंद्र के स्तर पर अब तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस पर फैसला दे। दूसरी तरफ 5 साल के बाद भी जो आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर है, उनका केंद्र से इनडायरेक्ट टैक्स में 40% हिस्सा है। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल 5 साल बाद भी जीएसटी से बाहर है। ये तो रही फंडामेंटल दिक्कतें और कंप्लायंस की दिक्कतें।
वहीं टैक्स एवेजन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। नवंबर 2020 से सरकार को अब तक 50,000 करोड़ तक के नकली इनपुट क्रेडिट टैक्स के मामले मिले हैं, जिनकी रिकवरी काफी सुस्त रही है। अब तक सरकार ने 6,700 मामले दर्ज किए हैं और सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। इन मामलों में अब तक सिर्फ 600 लोग ही पकड़े गए हैं। टेक्निकल ग्लिच के मामले भी कम नहीं रहे हैं। बहरहाल सरकार भी इन दिक्कतों से वाकिफ तो है, मगर न जाने क्यों 5 साल बाद भी वो इन दिक्कतों को दूर करने में नाकाम रही है। इन ढेरों दिक्कतों के बावजूद इंडस्ट्री ने जीएसटी को सराहा है। अगले राज्यों और केंद्र के बीच बैलेंस बनाना ही इस नए टैक्स रिजिम का असली चैलेंज होगा। ET नाउ स्वदेश। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और वो वित्त मंत्रालय में थे जब जीएसटी लागू हुआ और उसके कुछ सालों तक। संजीव मल्होत्रा, जो कि जीएसटी के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जीएसटी पे काफ़ी किताबें भी लिखी हैं और सरकार जब जीएसटी के लिए कानून बना रही थी उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहा है। आप सभी का ET नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले TS सिंहदेव साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है 5 साल जीएसटी के हो गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के तरफ जिधर हम मूव किए थे, क्या आपको लगता है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं और राज्य इस मूव से खुश हैं? आज भी मैं ये मानता हूं कि राज्य सरकारों के सीधे टैक्स लगा के उन्हें वसूल करने के अधिकार कायम और बरकरार रहने चाहिए और उस सुपरसीड नहीं होने चाहिए। जहां तक एक देश में एक टैक्स का सवाल है, एक टैक्स रेट का सवाल है, किसी वस्तु पे पूरे देश में सामान्य दर रहे, वो एक पृथक इशू है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन आज ये हो रहा है कि राज्य सरकारों का और खास करके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो जो वैट लगाते थे, सेल्स टैक्स की जगह वैट आया, वैट दर पे अगर जीएसटी चल रहा है तो उन राज्यों को अपने उत्पाद का केवल 71% टैक्स के रूप में वापस मिलता है, 50% SGST के माध्यम से और 21% केंद्र सरकार की CGST के ऊपर डिवोल्यूशन, फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के माध्यम से। तो कुल मिला के रेट अगर टैक्स का बरकरार है, अगर पहले 5% था आज भी 5% है, पहले 12% था आज भी 12% है, 18% था तो 18% है, तो राज्य सरकारें नुकसान में है। और उत्पादक राज्यों के लिए अगर आपने सामान अपने यहाँ बनाया, उत्पादित किया, पहले उस पे कर आप लेने का अधिकार रखते थे। आज जो वस्तु आपके यहाँ उपयोग में नहीं आती, दूसरे राज्य में उपयोग में आती है, उस राज्य में SGST लगाने का अधिकार हमने दे दिया। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि अब कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन 5 साल हो गया। लेकिन इसके साथ ही जब जीएसटी लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि 15-16 को बेस बना के 14% के ग्रोथ रेट के आधार पर राज्यों को कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उनके कुछ वैट में लॉसेज होते हैं। ये कंपनसेशन केंद्र सरकार ने कुछ डिले किया, कोविड के चलते थोड़ा डिले हुआ, लेकिन सभी राज्यों को मिला। क्या आप कहते हैं, क्या आप उससे खुश नहीं हैं और क्या आप चाहते हैं कि इसे और एक्सटेंड किया जाए, जबकि रिपोर्ट आ रही है कि कुछ राज्य चाह रहे हैं कि इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जाए? इसमें 14% के हिसाब से नहीं दिए गए हैं, जो बकाया राशि थी 10% के हिसाब से वो दिए गए होंगे। और जो बात हुई थी कि 14% प्रति वर्ष मिलेगा, कोविड का समय आया तो आपने उस बात को तोड़ दिया। अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो रही है तो इसके राज्यों का इसमें दोष नहीं है। जब सेस लगा हुआ है तो सेस से उसको आपको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। और जब लोन की बात आई है, जो लोन सेस अमाउंट से सर्विस होना है, तो लोन लेने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए थी? 14% के हिसाब से ही जो डिफरेंस था उसके लिए लोन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया, वैसा 10% के हिसाब से ही किया गया। सुभाष चंद्र गर्ग सर, आपके पास आना चाहेंगे। क्या आप राज्य के इस दलील से सहमत हैं कि जीएसटी सही तौर पर लागू नहीं हो पाया है और खासकर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनको नुकसान हो रहा है? तो टैक्सेशन का सिस्टम, कमोडिटीज टैक्सेशन का सिस्टम आसान नहीं होता। हजारों प्रोडक्ट्स हैं, हजारों सर्विसेज हैं, उन सब पे वैल्यू कैप्चर करना, उस पे टैक्स लगाना, तो ये जीएसटी की जो व्यवस्था है
वो जो पहले व्यवस्था थी उससे कई गुना बेहतर व्यवस्था है और ये ज्यादातर वैल्यू को कैप्चर करता है। तो अगर जीएसटी को एज ए रिफॉर्म अगर हम देखें तो ये निश्चित रूप से एक बहुत उपयोगी रिफॉर्म था, बल्कि आधा रिफॉर्म है अभी कुछ बाकी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कुछ चीजें और बाकी है, अल्कोहल टैक्सेस वगैरह बाहर हैं। तो ये तो हमें इस बात पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए कि जीएसटी की तरफ जो मूवमेंट देश का हुआ वो तो उपयोगी है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि पहले जो उस सिस्टम में प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स थे, उनको टैक्स बेहतर मिलता था और कंजम्पशन स्टेट्स जो थे उनको टैक्सेशन कमजोर मिलता था। जबकि जीएसटी या सेल्स टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे करता है, इसलिए सभी की सहमति से ये बात तय हुई कि कंजम्पशन के आधार पे जो डेस्टिनेशन स्टेट है, जहां पे जाके कोई भी वस्तु या सेवा का उपयोग होता है, उसी को उसको टैक्स मिलना चाहिए। इससे सिस्टम में एक दुविधा आई कि जो कंजम्पशन स्टेट है उनको तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनको तो कुछ समय तक नुकसान होगा। और ये नुकसान के लिए 14% का फॉर्मूला लाया गया और वो जैसा हमने देखा ग्रोथ रेट 14% नहीं रही इस इकोनॉमी की, इवन नॉमिनल टर्म्स में। तो 14% का जो कॉम्पनसेशन है वो बड़ा फेयर कॉम्पनसेशन था। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे विचित्र और अनुचित बात हुई वो ये थी, जब कोविड हुआ और देश में टैक्स रेवेन्यू में गिरावट आई तो भारत सरकार ने वो 14% की गारंटी को ऑनर नहीं किया। पहले तो ये कहा कि हम देंगे ही नहीं, ये कोविड एक्ट ऑफ गॉड है, ये है वो है, और फाइनली दिया तो भी दिया करके लोन्स के रूप में। इस बात पे भी डिस्प्यूट है कि सही कैलकुलेशन किए या नहीं किए, लेकिन वो सब कैलकुलेशंस की जा सकती है और करी जानी चाहिए। और अब आप उस स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे ये लोन्स दे दिए गए। अब आपने ये भी फैसला कर लिया कि भाई अगले 5 साल तक आप ये कॉम्पनसेशन सेस लगाए रखेंगे और वो कॉम्पनसेशन सेस से आप ये लोन वगैरह चुकाएंगे। आज समय इस बात का है कि अगर आप ये देखें कि अगले 5 साल तक जो कॉम्पनसेशन सेस से अमाउंट आएगा वो मेरे हिसाब से करीब 7-7.5 लाख करोड़ आएगा, जबकि आपने कर्जा लिया हुआ है वो सिर्फ 2,70,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनसेशन सेस काफी ज्यादा आएगा उस मुकाबले में जितनी आपको लोन सर्विस करने की जरूरत है। राज्यों में अभी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुई है, तो आपको ये करना चाहिए राज्यों और केंद्र सरकार को बैठ के कि अगले 5 साल तक जो जीएसटी सेस का कलेक्शन होगा और जो निश्चित रूप से लोन से ज्यादा होगा उसको किस तरह से बंटवारा करें। क्या आप कुछ राज्यों को उसमें से दे सकते हैं और दे देना चाहिए, क्योंकि अगर सेस आ रहा है तो कहीं तो जाएगा ये, तो इसके हकदार है राज्यों को। आई थिंक ये एक दूसरा जो ग्रांड बार्गेन है वो होना चाहिए और जीएसटी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए इन ए फेयर मैनर और राज्यों के हितों का ध्यान में रखते हुए। इसी पे हम राय ले लेते हैं संजीव मल्होत्रा साहब की। सर, आपसे दो चीज, जैसा कि सुभाष गर्ग साहब बता रहे थे, सदगर साहब की 7.5 लाख करोड़ का डेफिसिट आएगा जो कि राज्यों को कंपनसेशन के रूप में दिया। क्या आप इस 7.5 लाख करोड़ की से सहमत है कि इतना आएगा? और दूसरा चीज कि अब लगभग 1.5 लाख करोड़ हर महीने आने लगा है, पिछले 3 महीने से तो लगातार आ रहा है, और अब अगर हम पिछले 11-12 महीने का भी देखें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर महीने आ रहा है टैक्स कलेक्शन जीएसटी में। ऐसे में क्या राज्यों को उनका फेयर शेयर मिल पा रहा है, या अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज कंपनसेशन का इशू, जो 7.5 लाख करोड़ की कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेशन का विषय है, इस पे तो बजट किया जा सकता है और उसमें से कितना राज्यों को जाएगा या कितना लोन चुकता होगा ये भी बजट किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा 5 साल बाद जीएसटी के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो अचीव हुए? जीएसटी व्यवस्था पहली व्यवस्था से बेहतर है, लेकिन ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आई थी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स, क्या ये सिंपल हो सका? क्या डिपार्टमेंट का एटीट्यूड चेंज हो सका? क्या जो ऑब्जेक्टिव्स थे यूनिफिकेशन ऑफ ऑल टैक्सेस, क्या वो यूनिफाई हो सके? रियल एस्टेट का सेक्टर अभी तक एक्सक्लूडेड है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो क्या वो सेक्टर इंक्लूड हो सका? पेट्रोलियम अभी बाहर है, क्या वो हो सका? जो फेक इनवॉइसिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बर्निंग मुद्दा है,
उसके बेसिक इश्यूज को एड्रेस करने की बजाय हर किसी को उसकी सजा के नजर से देखा जाना, क्या ये बातें ठीक है? कंप्लायंस के केस में अगर देखें, पहले 3 साल जो सॉफ्टवेयर था वो कैपेबल नहीं था, सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस आए, क्या उस ग्लिचेस की सजा असेसिस को मिलनी चाहिए, व्यापार को? ये जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज मैं समझता हूँ ये ज्यादा बर्निंग इश्यूज हैं। कंपनसेशन सेस का इशू जीएसटी काउंसिल में बैठ के तय हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा वो बांटने का व्यवस्था भी कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक इसके स्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए, वो मुद्दे अभी तक एड्रेस क्यों नहीं हो रहे 5 साल बाद भी, जबकि जीएसटी आप रेवेन्यू भी 1,40,000 करोड़ से ऊपर आना शुरू हो गया और ये स्टेबलाइज्ड भी हो गया। तो बेसिक मुद्दों को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? ये 5 साल की अचीवमेंट के साथ ये भी जो इश्यूज हैं इसको टैकल करना चाहिए। ये मेरा कमेंट है। आपने सही कहा, जो जैसे कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी सेंट्रल में गठित होनी थी वो अभी तक नहीं गठित हुई है और हर स्टेट डिफरेंट जजमेंट दे रहे हैं, इससे काफ़ी कंफ्यूजन बढ़ रहा है। और 8 तरह के स्लैब अभी भी हैं जीएसटी में, जबकि हम बात कर रहे थे 1 नेशन 1 टैक्स के बारे में। तो इस 8 तरह के सेट्स को, सुभाष चंद्र गर्ग साहब आपका रिएक्शन चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको, इसमें बदलाव की क्या जरूरत है और कैसे हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि पहले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे। अगर आप राज्यों के सारे टैक्स रेट्स वगैरह देखो तो करीब 50-60 तरह की रेट्स हुआ करती थी देश में। अब 8 पे आए, 8 भी ज़्यादा हैं, निश्चित रूप से ज़्यादा हैं। और जो आप शुरू में रिपोर्ट में बता रहे थे, कन्फ्यूशन एक रेट पे कहाँ 5% पे लगाना है, कहाँ 8%, वो सब भी ज्यादा समस्याएं इससे होती हैं कि कोई चीज या तो टैक्सेबल क्लासिफिकेशन और रेट्स अलग अलग होने के कारण से ये समस्याएं आती हैं। हमें अब इन काम पे लगना चाहिए जो संजीव भी कह रहे थे, क्योंकि जो बेसिक सिस्टम देश में बनना था जीएसटी का वो बन गया और काफी कुछ उसमें प्रोग्रेस हो गई है। अब जो ये मुद्दे हैं कि रेट्स का रेशनलाइजेशन कैसे करना चाहिए, जो चीज जीएसटी से बाहर है उसको कैसे अंदर लाके, कुछ चीजें जैसे ये रियल एस्टेट है, ये और टैक्सेस पे सफर करती है, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी, उसका रेशनलाइजेशन कैसे करना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या इस समय जो बन गई है वो ये है कि राज्यों में और केंद्र के बीच में जो ट्रस्ट और जो कोऑपरेशन की भावना जिसके कारण से जीएसटी देश में आ सकी, वो काफी कमजोर हो गई है। और उसके पीछे केंद्र सरकार ने जिस तरह से बर्ताव किया वो मुख्य कारण है। और जो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी, अब उसमें केवल कानून की जो स्थिति है वही बताई गई है कि जीएसटी कानून स्टेट, एसजीएसटी का स्टेट बनाते हैं, जीएसटी काउंसिल केवल रिकमेंड करती है। तो अब ये ट्रस्ट बनाते हुए कैसे ये जो बाकी बचे हुए बड़े मुद्दे हैं उसको सॉल्व किया जाए, और ये बार्गेन जैसे मैं पहले भी कह रहा था करके इस जीएसटी का जो बाकी बचा हुआ काम है, जो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वो पूरा किया जाए, उस पर हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए। चलिए हम इस पे रिएक्शन ले लेते हैं टीएस सिंहदेव साहब का। सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है जिसने ये कहा है कि जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडरी बॉडी है, वो और इसको लेकर खासकर जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु ने एक एडवाइजरी बॉडी भी सेटअप कर दी है जो उनके फिस्कल पावर्स को डिफाइन करेगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप इसको मानते हैं और इसको लेकर अगले मीटिंग में कुछ बात होगी? मैंने पहले भी बैठकों में इस बात को रखा है और इस बैठक में भी रखूंगा, बोलने का मौका मिलेगा तो अवश्य रखूंगा। पर इसका दूसरा अगर रिपरकशन हम ये पूछें कि ये आप सही कह रहे हैं कि इसका जो 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर टैक्स जो 14% कंपनसेशन से राज्यों को मिला है, जो इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई है उसको हम देख रहे थे, उसमें ये कहा है कि ज़्यादातर स्टेट्स को 14% से ज़्यादा का ये मिला है। क्या छत्तीसगढ़ को वो मिला है? अगर नहीं मिला है तो कितना कम मिला है? हमारा इंटरेस्ट राज्य की जो इनकम है उसको सुरक्षित रखना और उसमें बढ़ोतरी करना, और उस बाबत जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए चर्चा करूंगा। चलिए हम सुभाष चंद्र गर्ग साहब आपके पास एक बार फिर आना चाहेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये हम जानना चाह रहे थे टीएस सिंहदेव साहब से, वो
नहीं ठीक से शायद सुन नहीं पाए या क्या, उनका जवाब ठीक से नहीं मिला हमें। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसको लेकर बहुत सारे स्टेट्स, जैसा कि मैंने कहा कि तमिलनाडु ने फेडरल एडवाइजरी बॉडी सेटअप कर दी है कि उनके फेडरल पावर्स को वो डिफाइन करे। आगे के जो जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग होगी, डेफिनेटली सारे राज्य उठाएंगे इस मुद्दे को। उस पे क्या कहना है, आपका क्या कहना है? क्या उसको लेकर टकराव की स्थिति और बढ़ेगी केंद्र और राज्यों के बीच में? आपने एक बात नोट की, सिंहदेव जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं मामला उठाऊंगा। मुझे ये काफी चिंताजनक सी स्थिति नजर आती है कि स्टेट्स में ये कॉन्फिडेंस अब नहीं है कि वो जीएसटी काउंसिल में मुद्दों को, ऐसे सीरियस मुद्दों को जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जीएसटी का प्रभावित होता है, वो भी उठाने की उनका कंफर्ट है या नहीं। आपका जो सवाल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून का इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी लॉ में और ये व्यवस्था है कि केंद्र सीजीएसटी के लिए और राज्य जो हैं एसजीएसटी के लिए उनको पूरा अधिकार है, क्या वो कानून बनाएं, क्या वो रेट्स तय करें और क्या वो बेसिक व्यवस्था तय करें। जीएसटी काउंसिल में सब लोग बैठते हैं, एक समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद ये अराइव करते हैं कि भाई ये रेट्स वगैरह रखनी चाहिए। फिर केंद्र सरकार अपने कानून में बदलाव कर लेता है और राज्य सरकारें अपने कानून में बदलाव करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर ये ट्रस्ट जाए, ये कोऑपरेशन की बात खत्म हो जाए, तो कोई राज्य कानूनन ये कह सकता है कि भाई ये आप रेट जीएसटी काउंसिल में तय कर रहे हैं या जीएसटी काउंसिल में के बाहर तय कर रहे हैं, या राज्य ये भी निर्णय कर सकता है कि भाई हम अपनी तरफ से इस चीज पे ये रेट यहाँ अपने राज्य में लगाएंगे। अगर वो ऐसा कदम उठाने लग जाएंगे तो ये व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगी। ये बड़ी जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की कि ये ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जिसमें राज्यों को ऐसे एक तरफा या मजबूर होके अपने ग्रुप में अपोजिशन स्टेट या नॉन अपोजिशन स्टेट में ऐसे कदम उठाएं जो कि कंसेंसस के बाहर हो। तो ये महत्वपूर्ण जजमेंट है, बड़ा नाजुक मौका है। 5 साल पूरे हो रहे हैं, काफी सारे इश्यूज बड़े महत्वपूर्ण बचे हुए हैं। ऐसे में मुझे तो याद आता है अरुण जेटली जी का, जिस तरह से वो एक कंसेंसस बिल्ड कर सकते थे, जो एक सहमति आपस में ला सकते थे। इस समय जरूरत है उसी तरह की लीडरशिप की। इस समय वो जरूरत नहीं है कि आप एक दूसरे पे आरोप लगाएं या एक दूसरे पे वन अपमैनशिप करें। वो चीज देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगी। तो ये सब करते हुए जीएसटी का बचावा एजेंडा, जीएसटी को हमें आगे बढ़ाने के लिए सारे कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सर, आप ठीक कर रहे हैं। हम टीएस सिंहदेव साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे हम फिर वही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्या ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है राज्य और केंद्र के बीच में? क्या आपको लगता है कि उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की जरूरत है? जीएसटी काउंसिल का स्वरूप बदल सा गया है शुरुआती दिनों में, और जेटली जी जब इसके चेयरपर्सन थे उस समय जरूर ये माहौल, और मुझे भी आश्चर्य हुआ था क्योंकि दलगत राजनीति का हम लोग को अनुभव रहता है। लेकिन जीएसटी काउंसिल का स्वरूप प्रारंभिक दिनों में एकदम पृथक था कि एक व्यक्ति भी अगर किसी बात पे आपत्ति करते थे तो उस पर कोई निर्णय नहीं होता था जब तक कि सर्वसम्मति ना बने। अभी मेजोरिटेरियनिज्म आ गया है कि बहुमत के आधार पे निर्णयों को लेने की बात सामने आने लगी है, और ये वहां पर ये दबाव रहता है कि इतने लोग ऐसा कह रहे हैं तो अब इसको मान लेना चाहिए। उन परिस्थितियों में जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे बहुत राहत मैंने महसूस की, और मैं समझता हूं कि अब राज्यों को भी ये अधिकार रहेगा कि हमारे संसाधनों से जो टैक्स आ रहा है, कोयले के ऊपर उदाहरण के लिए 5% वैट पहले लगता था, आज 5% जीएसटी जो पहले राशि राज्य सरकार के बजट को मिलती थी, आज उसका केवल 71% मिलता है। तो
तो हमारा पैसा तो केंद्र सरकार ले गया जीएसटी के माध्यम से। ये अनुचित है। जो व्यवस्था चल रही थी उसमें आपको सुनिश्चित करना था कि राज्यों के आमदनियों में अंतर नहीं आना चाहिए, खास करके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हमारी जमीन, हमारा संसाधन, हमारी खनिज संपदा, हमारा जल, हमारा मानव संसाधन, हमारे पाले प्रदूषण और इन सब के बाद में आमदनी में हमारा जो ह्रास हो रहा है, ये उचित नहीं है और ये स्वीकार्य नहीं है। संजीव मल्होत्रा जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, जैसा कि टी.एस. सिंहदेव साहब भी बता रहे हैं, ये कितना बड़ा बाधा हो सकता है जीएसटी के जो हमारा एम था कि इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा तो सारे टैक्सेस मिल जाएंगे, सभी इनकम बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, राज्यों की भी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो ये कितना बड़ा बाधा साबित हो रहा है पूरे जीएसटी सिस्टम के लिए? मैं समझता हूँ जो ट्रस्ट डेफिसिट का मुद्दा उठाया गया है, ये पॉलिटिकल रीजनिंग या पॉलिटिकल ओवरटोन्स इसकी ज्यादा हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के टैक्स के हिसाब से देखो, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं, सब में बहुत मैच्योरिटी है। सब इसको बात को मानती कि नेशन के इंटरेस्ट में अगर हम ज्वाइंटली कोई फैसला करेंगे, हो सकता है कि एक मुद्दे पे किसी को नुकसान हो, किसी स्टेट को, किसी दूसरे मुद्दे पे किसी दूसरी स्टेट को नुकसान हो, लेकिन नेशन एज ए होल, व्यापार एज ए होल, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही। सारे स्टेट्स इस बात पे मैं समझता हूँ मैच्योरिटी से बिहेव करती हैं। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का हम इशू रेज करते हैं, इसमें पॉलिटिकल रीजनिंग ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक्स या टैक्स की रीजनिंग कम है। लेकिन मैं समझता हूँ जब जीएसटी काउंसिल में सब मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो मोस्टली जो हैं सब मैच्योरिटी से बात करते हैं और सहमत होते हैं। ये ज्यादा लंबा चौड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से बनने वाला नहीं है। गर्ग साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आप जब जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब आप थे वित्त मंत्रालय में, क्या बदला है वित्त मंत्रालय में भी कुछ या सेंटर के लेवल पे कि राज्यों में इस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट हो रहे हैं? ये तो बात देखिए ऑब्जेक्टिवली नजर आती है, जीएसटी के मामले में नहीं, बाकी और कई जगह कर्जा देने के बारे में, कर्जों के बारे में कंडीशंस लगाने में और भी कई सारे मुद्दों पे ये तो निश्चित रूप से नजर आता है कि अब कुछ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ज्यादा हो गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है भारत सरकार में वो ज्यादा हो रही है। राज्यों के हितों का थोड़ा सा ज्यादा ही घट रहा है वो। सो ये तो बदलाव आना चाहिए, अन्यथा संजीव कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल मामले, बट देखिए टैक्सेशन अल्टीमेटली पॉलिटिकल इकोनॉमी का निर्णय है। इसमें इतना ज्यादा टेक्निकली हम तय नहीं कर पाते हैं। होना चाहिए जो टेक्निकली सबसे उचित हो वही, बट फाइनली उसको पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सभी जब उसको एक्सेप्ट कर लें तभी वो जाके बात आगे बढ़ती है। अगर जेटली जी नहीं होते तो ये जीएसटी नहीं होता देश में। उससे पहले 7-8 साल तक प्रयास चलता रहा। तो उस किस्म की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और उस किस्म का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो जरूरी है। अगर वो नहीं आता है तो मेरा तो एप्रीहेंशन ये है कि आगे आने वाले समय में जीएसटी के मामले में भी टकराव ज्यादा होगा और समझौता कम होगा। वो देश के जिसमें सेंटर और राज्य सभी शामिल हैं, उसके किसी के हित में वो चीज नहीं रहेगी और वो हम एक दूसरे का आप सही कह रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि अगर जीएसटी को सक्सेसफुल करना है तो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति ना हो, और एक जैसा कि चल रहा था अभी तक के सारे जीएसटी के डिसीजन, जीएसटी काउंसिल के डिसीजन एक सहमति के आधार पर तय किए गए, वही होना चाहिए आगे। और जो निटी-ग्रिटी छोटे मोटे इश्यूज हैं टैक्स इवेजन के, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे केंद्र के बीच में, और आशा करते हैं कि जीएसटी एक सक्सेस हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर स्पॉटलाइट में आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।